योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो मुझे लगता है कि हम जर्नलिस्ट हैं लेकिन एक आम आदमी भी सोचता है सियासत में हो क्या रहा है। जिन लोगों को चुन करके भेजा जाता है पार्टी के सिंबल पर, कैसे उनका ईमान भटक जाता है और क्या गलियां हैं। राजनीति का दौर पहले भी सरकारों को खतरा रहा है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि झारखंड और दूसरी जगह के विधायकों को, आसाम, वहां के विधायकों को राजस्थान लाया गया था। वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, काफी चीजें चली। और झारखंड में तो एक अस्थिरता का ऐसा दौर चला कि पता ही नहीं रहता था कि कब कौन मुख्यमंत्री है। एग्जाम अगर होता था तो बच्चे पूछते थे कि ये ऑप्शन है, इनमें से कौन है। कुछ दिन पहले ये था। तो मुझे लगता है कि ये सब सिलसिला क्यों के वास्ते में राजनीति में एक अहम ऐसा घुस गया है कि मैं से बड़ा कोई नहीं, या फिर भ्रष्टाचार की वो बूथ ज्यादा आने लगी है, इस पर कोई भी उंगली उठा देता है। ये राजनीतिक दलों को सोचना होगा। और अगर सियासत इसी तरह से चलेगी तो मुझे लगता है कि एक अलग करवट होगी देश की राजनीति की, और एक सभ्य समाज के लिए उसे उचित नहीं कहा जा सकता। गवर्नमेंट किसी की भी हो, 5 साल के लिए अगर चुन करके आ रही है तो वास्तव में उसकी जवाबदेही है जनता ताल ठोक के पूछे और नेता ताल ठोक के बताएं कि हमने ये किया है, लेकिन वो सिलसिला खत्म हो रहा है। खैर, लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि जब इस तरह के ओपन मार्केट में आपकी वैल्यू की कोई भी कीमत लगा देता है, यानी कि आपके ईमान की कीमत लगा देता है, आपका जमीर कोई भी खरीद लेता है, जो शायद हो सकता है अंदर से गवाह नहीं दे रहा हो कि नहीं ऐसा मत करो, तो फिर सिंबल देने वालों को भी सोच समझ के सिंबल बांटने चाहिए। पार्टी की लीडरशिप को भी देखना चाहिए कि अब हमें ऐसा क्या किया जाए कि हमारे अपने, यानी कि वो मक्खी गुड़ के लगी रहे। आखिर ऐसा हो क्या। तो चले हम नॉन पॉलिटिकल, आज हमारे साथ हमारी पर्सनैलिटीज जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब है, यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तो अपन ने उसी दरमियान बात की थी कि महाराष्ट्र की सियासत चौराहे पर, इलेक्शन के दरमियान भी ये सारा सिलसिला चल रहा था, कभी टिकटों का, कभी क्या घमासान। एक बार फिर वहां ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है हमारी चर्चा का कि महाराष्ट्र का जिक्र करके, लेकिन इससे पहले चाहे वो वाकया गोवा का हो या मणिपुर का हो या राजस्थान का हो, या इससे पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी झारखंड में ऐसा वाकया हुआ, कई जगह इस तरह के वाकये हुए हैं। तो आखिर ये क्यों? क्योंकि जनता तो ये सब कुछ सोच करके वोट देती नहीं है, ना उसे इस बात को लेकर के कभी कुछ मलाल होता है कि मैंने जिसको वोट दिया उसका क्या होगा। लेकिन ये मलाल जरूर है कि आखिर हम ये तस्वीरें देख क्या रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, आजादी के इतिहास में हमें एक दौर ऐसा देखने को मिला कि लोगों ने अपनी प्रतिबद्धताएं बदलने का सिलसिला प्रारंभ किया हो। इस निगाह से हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था। वो समझते थे कि बहुदलीय अगर प्रणाली होगी तो भी लोग अपने विचार के साथ में, अपनी विचारधारा के साथ में जहाँ कहीं भी रहेंगे शायद ईमानदारी से ही रहेंगे। उनके दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप राम जी के नाम से आए और श्याम जी के पास में चले जाएं। ऐसा उनको ख्याल में नहीं था। लेकिन इस इतिहास में हमने पहला मौका हमें मिला सन 67 के अंदर, जब राजस्थान में हमने देखा कि एक वोट के लिए क्या क्या हुआ। 7 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई, गोली चली, और उसके बाद में कैसे राष्ट्रपति शासन लगा रहा और कैसे वापस कांग्रेस सरकार उसमें आई। इसे अच्छी निगाह से नहीं देखा गया, इसीलिए लोग मर गए, आंदोलन हुआ। हाँ, लेकिन एक वक्त ऐसा भी अब देख रहे हैं हम कि ये बहुदलीय प्रणाली बनती चली जा रही है। द्विदलीय तो रही नहीं। पहले कांग्रेस था अपोजिशन में, या कम्युनिस्ट थे और दक्षिण पार्टी के रूप में जनसंघ वगैरह को देखा जाता था, या समाजवादी पार्टी को देखा जाता था। वो सब समाप्त हुआ। अब जो चल रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है बड़ा सहज तरीके से स्वीकार किया जाता है कि लीजिए आप इस पार्टी में थे और वहां चले गए, या अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। हम दूर क्यों जाएं, हम राजस्थान को एग्जामिन कर लेना। मुझे याद है कि जनता दल दिग्विजय की रचना कैसे हुई थी जनता दल टूटने के बाद में, और कैसे जनता दल दिग्विजय का बीजेपी में समापन होकर के और कैसे सरकार बनी थी। इसे अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। राजनीति शास्त्र के क्लासिक क्षेत्र में इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अगर आप नाराज हैं किसी से तो आप रिजाइन कीजिए, जाइए, चुनौती दीजिए कि आइए चुनाव लड़िए,
और उसके बाद में फिर से आइए, तब तो आपकी एक नैतिक ताकत बनती है। अन्यथा ये सियासत जिसे हमने सहज रूप से स्वीकार कर लिया, और मेरा ख्याल है कि हमारे साथी भी इस पर चर्चा नहीं करते, वो भी नहीं देखते कि ये जो चल रहा है इसको कैसे रोका जाना चाहिए और इसके लिए आलोचना की जानी चाहिए। पहले एडिटोरियल लिखे गए, तो मुझे याद है राजदूत में एडिटोरियल छपा था उस वक्त, नवज्योति में छपा था, पत्रिका तो थी नहीं उस हिसाब से, उस तरीके से नहीं थी, तो उसका अर्थ था। लेकिन अब तो सहज रूप से लिया जाता है कि वो सब 36 लोग उधर चले गए और 35 लोग इधर रह गए, और एक रिजाइन करने के लिए जा रहे हैं और एक उनको खरीदने जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि सियासत की गिरावट है, और इसको हमारे राष्ट्र के जो बड़े दल हैं उनको सोचना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए। इसका एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, ये रोका जाना चाहिए। अगर आपकी प्रतिबद्धता जिसके टिकट पे आप निर्वाचित हुए हैं, अगर आप उनसे नाराज हैं, आप रिजाइन कर दीजिए, सदन छोड़ दीजिए, उस पर पुनः अगर चुनाव लड़के आइए, तो आपका रुतबा भी बढ़ेगा और आपकी हैसियत भी बढ़ेगी और आपके ईमान की परीक्षा भी बढ़ेगी। ये लेकिन इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, 5 साल के लिए सरकारें बनाने के लिए एमएलए चुन करके जाते हैं। जनता भी वोट उसी मकसद से देती है, ये नहीं सोच करके देती है कि मेरा कैंडिडेट जीता, मैं चाह रहा हूं वो सरकार नहीं बने तो एक माह बाद ही वापस आ जाए। ये कभी कोई नहीं सोचता, क्योंकि ये फिक्र आम हिंदुस्तानी की इस वजह से है कि अगर कोई मिड टर्म इलेक्शन किसी स्टेट में होते हैं या देश में होते हैं, कहीं पे भी वो पैसा जनता की गाड़ी कमाई का जाता है, टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, हम आम जन का पैसा जाता है। और चुनाव लड़ना सहज नहीं है। जिस तरह के नजारे हम देखते हैं कि चुनाव में क्या कुछ चलता है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में जो कुछ सिलसिला चल पड़ा है, किसी पार्टी के सिंबल से चुन करके आते हैं, कोई उन्हें प्रलोभन दे करके, कोई कहे कि नहीं वो तो स्वेच्छा से अंतरात्मा की आवाज से ये संभव हो सकता है, तो अंतरात्मा जागृत हो जाती है कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। कोई कहे कि बिल्कुल दूसरे के सिंबल पे, मतलब एक नैतिक पतन जिस तरह का दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा केवल राजनीति में, सभी तबकों में हो रहा है, लेकिन अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि एक जनता का भरोसा किस तरह से टूट रहा है। लेकिन अगर जनता चुन करके फिर वापस भेज देती है तो ताल ठोक के कहते हैं कि जनता कहाँ, जनता ने हम पर भरोसा किया है। तो कुछ लगता है कि वास्तव में राजनीतिक दलों को इसमें कुछ सोचना चाहिए कि सिंबल जिसकी गरिमा है, जिसको लेकर के आप मशक्कत करते हैं कि मुझे किसको देना है चुनाव के अंदर, और जो पाने वाला है वो भी एक बार उस सिंबल को लेकर के उसे भगवान के प्रसाद के रूप में लगता है कि हाँ मुझे प्रसाद मिल गया, और इतनी जल्दी वो उस तमाम चीजों को भूल जाते हैं। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे या तो चर्चाओं की आजादी नहीं बची है, या फिर लोकतांत्रिक सिस्टम, इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज का कोलैप्स हो चुका है। शायद ये एक संवाद का जो विषय होना चाहिए वो खत्म होता जा रहा है। ये कोई वजह? बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही कहा कि जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, दल बदल की, विधायक चल जाते हैं, दरअसल राजनीतिक दल की एक परिभाषा ही बदल गई। आमतौर पर माना जाता है कि राजनीतिक वो संगठित लोगों का एक गुट है जिसकी समान विचारधारा हो, समान विचारधारा से काम करे, राष्ट्र हित में आगे जो वो करे। लेकिन अब विचारधारा जैसी तो कोई बात रही नहीं। आप ये दल, जहां तक जो दल बदल की बात अपन कर रहे हैं, तो इसको 57 से 67 तक 540 सांसदों ने दल बदल किया, एक आंकड़े जो बताते हैं। 1967 के बाद में आप हालात ये देखो, ये सिलसिला और बढ़ता गया। अपने गोवा में तो 15 महीने में वो 15 महीने 5 बार मुख्यमंत्री बदले, स्थिति आ गई। हरियाणा में तो एक कहावत ही गई, आया लाल गया लाल। जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी इनके, उन्होंने 15 दिन में 3 बार दल बदले। चलो इसको देखते हैं, संसद में कुछ विचार भी हुआ और वो दल बदल कानून लाए, और उन्होंने 52वें संविधान के 52वें संशोधन करके दल बदल कानून ले आए। लेकिन वो दल बदल कानून भी बिना दांत का बाघ है, उसमें भी बड़ी खामियां है। उसमें बाघ है वो, लेकिन बिना दांत का है। 2/3 बहुमत लेके चल जाओ, या फिर अब राजनीतिक दलों ने और रास्ते निकाल लिए कि अगर आ जाओ हमारे पास, विधायक पद जाए तो चल जाए, राज्यसभा से भेज देंगे। विचारधारा, नैतिकता मतलब इतनी जबरदस्त मर गई जिसके आप हद हो गई अब हद। इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी, कि जनता ने इसको नकारा है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश में 100 में से 15 जीते हैं जिन्होंने दल बदल किए,
वहां जो रेशो आ रहा है वो 100 जो चुनाव लड़े दल बदल करके उनमें से 15%। हाँ वही आ पाए हैं। इससे भी थोड़ा कम रेशो ही जा रहा है, लोग इसको थोड़ा नकार रहे हैं। और बताओ दल बदल किस तरह होता है कि आप उसमें गए शाम पिछड़ों का शोषण हो रहा था या दलितों का शोषण हो रहा था, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। तो ये जो स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, अब आप देखो कितनी जबरदस्त परिस्थिति पैदा हो जाती है कि अभी जो विपक्ष का संयुक्त में यशवंत सिन्हा जी उम्मीदवार राष्ट्रपति के बने, उनका बेटा जयंत सिन्हा बीजेपी में, अब बेटा कहाँ वोट देगा? उससे लोग पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भाजपा के सांसद हो, आप कहाँ वोट दोगे? अब इसको आप क्या कहेंगे? वो तो तृणमूल कांग्रेस में दल बदल करके चले गए, चलो राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी कोई रहेगी नहीं, ये अलग चीज है, लेकिन अभी तो वो संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार ही माने जा रहे हैं। तो ये और मैं योगेंद्र जी आपको यहाँ एक और कोट करना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं है, नेशनल, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। ऑस्ट्रेलिया में 6 बार सरकार गिरी, ब्रिटेन में 3 बार, इतने हालात जो है इसके दल बदल के कारण ही, सुप्रीम कोर्ट इस पे नाराजगी जता चुका। तो ये जब तक संसद में कोई ठोस वो निर्णय नहीं लिया जाता, इन्होंने एक बार निर्णय लिया, वो चौहान साहब गृह मंत्री तत्कालीन उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के चलो ये इन्होंने ये जो दल बदल कानून का लाई, लेकिन इसमें भी बड़े राजनीतिक लोगों ने वो निकाल लिए रास्ते, 2/3 है तो आप उसमें शामिल हो जाओ, या अगर छोड़ो सदस्यता जाती है तो जाए। तो जब तक संसद में कोई ठोस इस मामले में नहीं ला जाता, क्योंकि जनता से धोखा है, आप जीत के गए किस विचारधारा पे और आप दूसरे में शामिल होके किस विचारधारा पे आ रहे हो। मेरी विचारधारा, मैंने वोटर है कि मैं कांग्रेस को वोट दिया मैंने, और आप चले गए अभी जैसे ओम जी कह रहे थे कि रामचंद्र जी में चल जाते हैं, यशवंत जी के उस पे, तो ये तो मोहम्मद पैगंबर में भी चल जाते हैं जी, राम जी के नाम के वोट लेके। हालात इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो इसमें संसद में कुछ निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को एक संयुक्त रूप से संसद में कोई प्रस्ताव, जैसे पहले पहल की थी इन्होंने जो दल बदल कानून लेकर आए, तो इसमें 52वें संशोधन में भी एक संशोधन और करके अगर ये 2/3 का भी हटा दें तो फिर शायद इसमें बड़ी रोकने में कमी आएगी। निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन जो आएगा, लोगों को थोड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, घटनाओं से बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं, लेकिन लगता है जब सत्ता की कुर्सी में कोई भी व्यक्ति बैठता है तो उसे महसूस होता है कि नहीं 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 नहीं, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ये तो अपने लिए एकदम बढ़िया रूट है और इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कई तरह के सिलसिले, ये भी एक नया इनोवेशन है राजनीति के अंदर। हम देखते हैं कि चल दल बदल नहीं कर रहा तो कोई नहीं, रिजाइन कर दो, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश में देखा आपने, वो बिल्कुल सच्चाई है, रिजाइन कर दो, रिजाइन करके राज्यसभा चल जाते हैं, राज्यसभा जाके आप देख लो, अब हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देख लो, उन्होंने कैसे मध्य प्रदेश में सरकार 22 विधायक हुई वो करी और जाके मंत्री बन गए, राज्यसभा से चले गए। तो ये जो इस तरह की जो हो रही है कि इसमें तो निश्चित रूप से, और नहीं तो फिर पब्लिक को आना चाहिए ना कि जो जी बिल्कुल नजीर पेश की जाती है कि देखिए अगर आप भटक जाएंगे तो ये रह जाएंगे, और अगर आपको वास्तव में आगे बढ़ना तो देख लीजिए उनको ये मिला। मैं गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो स्थितियां दिखाई दे रही है कि चिंता है ये, और हम कई बार देखते हैं कि लोग क्या टेस्ट है उनका, किस तरह की बातें करते हैं। निश्चित रूप से आज एक वर्ग ये चर्चा करता है कि हो क्या रहा है देश की राजनीति को, राज्यों की राजनीति को, राजनीतिक दलों को। आप ऐसे लोग चुनते ही क्यों हैं कि जिनका अपना कोई वजूद और ईमान नहीं है। वजूद कोई कहे कि चुन के आए उसका वजूद कैसे नहीं है, मैं कह सकता हूं वजूद होगा, लेकिन वोट से जीतने के लिए आपका वो वजूद नहीं है जो आपकी आत्मा कह रही है आपको, किसी भी पार्टी का हो। और ये पहली मर्तबा नहीं है, मैंने जैसे उदाहरण दिया कि झारखंड में भी इसी तरह का संकट पहले हो चुका है। मुझे ध्यान है कि वसुंधरा जी गवर्नमेंट थी तो असम से, झारखंड से इसी तरह से विधायक आए, उत्तराखंड में भी ये स्थितियां बन चुकी हैं। तो ये दौर लगता है आपको कि हाँ थमना चाहिए, कुछ राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि राजनीति की दिशा क्या तय होगी इससे? योगेंद्र जी बिल्कुल थमना चाहिए, जैसा प्रमोद जी कह रहे थे। असल में ये जो संक्रमण ज्यादा गंभीर हुआ है, ये 2014 के बाद ज्यादा संक्रमण गंभीर हुआ है, वरना इससे पहले ये इतना संक्रमण गंभीर नहीं था। जाते थे तो 2-4 1-2 इधर उधर कर आगे चले जाते थे, अब तो ये एन ब्लॉक जाते हैं, एन मास जाते हैं। तो जिससे क्या है, सरकार के मुख्यमंत्री को भी बंगला छोड़ के अपना घर जाना पड़ता है, ये स्थितियां आ गई हैं। तो बहुत ही मतलब
शर्मनाक, मैं कहता हूँ शर्मनाक स्थिति है कि जनता ने आपको चुना, किसी पार्टी के लेवल पे आपको चुना, आपका लेवल था पार्टी का बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना जो भी था या बीएसपी था, और आपने जो है उस सदस्यता का मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, जैसा वशिष्ठ साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी यही सोच रहा था कि जो दल बदल कानून है ये तो ऑब्सोलीट हो गया है, इसकी सारी गलियां लोगों ने ढूंढ ली है सुप्रीम कोर्ट तक, कहीं कुछ नहीं छोड़ा, इसमें कुछ बचेगा। इसमें जो कानून बनना चाहिए, जो शपथ लेते हैं एमएलए एमपी जाकर के कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, पद की रक्षा करूंगा, देश प्रदेश की रक्षा करूंगा, किसी को गुप्त बताऊंगा नहीं, सब कुछ करूंगा, सब व्यर्थ है। इसमें आना चाहिए कि पहली शर्त कि आप बाड़ेबंदी में नहीं जाएंगे, आप जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, खरीदारी में। इस तरह के स्ट्रिक्ट कानून आएंगे ना तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी कभी। क्योंकि इस्तीफा क्यों दे रहे हो भाई? 5 साल टर्म पड़ा है, 2 साल में 3 साल में भाग गया आपको, क्योंकि राज्यसभा में लोगों को जिताना है। एक तरह का संक्रमण इतना फैल गया है हर राज्य में, और जिसकी सरकार सेंटर में है वो ये चाहते हैं कि सर्वत्र राज हो। ये सारी परेशानी है। जब कोई कुछ दिखाया जा रहा है, किसी को ललचाया जा रहा है, तो वो छोड़ के आएगा ही। कोई परवाह नहीं करता है कि मेरे आगे जो चीफ मिनिस्टर बैठा वो कितना पावरफुल है, उसको 50 साल का एक्सपीरियंस है या बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उसकी परवाह नहीं करता वो। खुद ये मैं आ गया हूँ या मेरे बच्चे आ गए हैं, और नाराजगी इस बात की है कि मेरे बच्चों को नहीं दिया, मेरी बहू को नहीं दिया, मेरे उनको नहीं दिया, रिश्तेदारों को। ये सारा नाटक कहीं ना कहीं कारण अलग हो जाते हैं, और मुद्दा एक ही है, सत्ता छीनो, एमएलए खरीदो, एमपी खरीदो, सरकारें बनाओ, और जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि किस दिशा में जा रहा है, इट इज हेडलेस। इस पर रोक लगनी चाहिए, निश्चित रूप से लगनी चाहिए, और इस पे पर लग नहीं सकती। मुझे तो कोई संभावना नजर नहीं आती 2024 तक, और 2024 के बाद भी कि इस तरह का कोई कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप होगा। क्योंकि हम लोगों का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो मनोबल है और जो विवेक है, उसका कहीं कोई स्तर नहीं। जिसको जहां मौका मिलता है वो मतलब आगे वाले को देखना नहीं चाहता, उसको धक्का देके आगे निकलना चाहता है। कोई ये सोचना नहीं चाहता कि हमारी पार्टी का कितनी बड़ी तौहीन होगी। क्यों लड़ रहे हो? और फिर अगर लड़ रहे हो तो विधानसभा पड़ी ना, विधानसभा में लड़ो ना। वहां भी चैम्बर बड़े बड़े बने में, वहां से गुजरात जाएंगे, गुजरात से गुवाहाटी जाएंगे, गुजरात वहां से वहां जाएंगे, या यहाँ से उदयपुर जाएंगे, उदयपुर से वहां जाएंगे। क्यों? रूलिंग पार्टी भी यही कर रही है और अपोजिशन भी यही कर रही है। व्हाट इज डिफरेंस? ये बहुत मतलब क्लिष्ट हो गया है, इट्स नॉट सो इजी, और ये ऐसे ही चलेगा। मैं मैं यश जी की बात को पकड़ रहा हूँ। यश जी ने कहा 2014, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रजातंत्र के लिए जो एक अलग अलग किस्म की जो स्थिति बनी है वो 2014 के बाद में बहुत फास्ट हो गई है। ये देखिए, हमारी व्यक्तिगत नैतिकता भी, सामाजिक नैतिकता भी, ये दोनों नष्ट हो गई हैं। लोगों की पर्सनल नैतिकता जिसे कहना चाहिए वो भी नहीं रही, सामाजिक नैतिकता कहना चाहिए वो भी नहीं रही। और जिस तरीके का समीकरण बना करके आप इलेक्ट होते हैं, विभिन्न जातियों के समूहों के साथ में मिलकर एक बड़ी जाति को साथ में लेकर आप आ जाते हैं और आप बार्गेन करके अपनी हैसियत बनाते हैं। लोगों को इस पर एहसास भी नहीं होता। वो पुनः अगर आप उनके बीच में जाते हैं तो ये जो जातियों का जो पुनः जागरण हुआ है, संप्रदायों का जो पुनः जागरण हुआ है, ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है। इसकी वजह से जो वो सुरक्षित रहते हैं, उन्हें मालूम है कि मेरी जाति के इतने वोट हैं तो उससे मैं कहीं पर भी जाकर खड़ा हूंगा, मुझे तो वोट मिलेंगे ही। पॉलिटिकलाइजेशन जिस तरीके से हो गया है, ये राजनीतिज्ञों के, राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए सवाल है कि ऐसे में ये जो हमारा जो कल्चर जिस तरीके का कि 2000 जातियां हैं और कैसी भाषाएं हैं, कैसे क्षेत्र हैं, इनको कैसे नियंत्रित किया जाए। ये यूरोप में संकट नहीं है, जहाँ 2-4 जातियां हैं वहां संकट नहीं है। ये संकट हिंदुस्तान में ही है। हिंदुस्तान में है या फिर रशिया में देखने को मिला था कि वहां पर भी जातियों के समूह कैसे आज विखंडित हो गया वो सारा सोवियत संघ, उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। तो इस पे गौर किया जाना चाहिए, और कायदे और कानूनों का रास्ता तो गलियां निकाल ली लोगों ने ना, कि जो कानून बने हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को गली खुद ही छोड़ते हैं, वो गली तो खुद ही छोड़ते हैं जो बना करके नोट शीट तैयार करते हैं, वो जो एजेंडा तैयार करते हैं, उसका प्रारूप जिसे कहें वो तैयार करते हैं। वो बनाने वाले एक ऐसी गली रखते हैं क्योंकि चाबी उसी के हाथ में होती है, और वो कभी अवसर आता है तो बता देते हैं, अपने चेलों को कह के रखते हैं, कभी मौका पड़े मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन ये इसकी की है, बता देना आने वाले नेताओं को। तो रास्ते तो यही निकाल के चलते हैं। मुझे लगता है तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसको भी शर्म आ रही होगी कि
क्या स्थितियां हो जाती हैं और क्या, ठीक है चले एक राइडर लगा उससे भी, लेकिन मुझे लगता नहीं है गवर्नमेंट कोई भी हो, पार्टियां कोई भी हो, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से ये देखना चाहिए अगर आपकी लीडरशिप में कहीं कमी है। क्योंकि एक सवाल दूसरा ये भी है कि अगर वास्तव में आपके विधायक बागी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टियों के अंदर, आजकल एक बार गोयल साहब ने डिबेट के दरमियान कहा था कि आजकल एक रूपी शासन हो गया है, अगर देश में कहीं बैठे हैं तो आप प्रधानमंत्री के रूप में, आप बाकी नीचे कुछ नहीं, सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री। और होता है खैर, राज्यों में है तो मुख्यमंत्री के अलावा कुछ नहीं है, जो मुख्यमंत्री करेगा वही होगा। तो कई बार एक अंदर से एक ये अहम भी हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि कुछ नहीं, कोई कहना कुछ चाहता है, आपसे मिलना चाहता होगा, आपके पास में समय का अभाव है, आपकी प्रायोरिटीज कुछ दूसरी हो सकती है, लेकिन उस विधायक की प्रायोरिटी ये है कि मेरे से मिलना जाना चाहिए, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ, और उस स्तर पे ये भी एक एमएलए, बेशक मुख्यमंत्री बने होंगे, मैं चाहे एक एमएलए रह गया हूँ। ये बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। तो पार्टियों में मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। ओम जी, क्या लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, सरकारें तो चुनवा, लेकिन इंटरनल जो सिस्टम है, ये सुनाई का जो एक सिलसिला होना चाहिए, एक संवाद जिसे कहें, उसका सिलसिला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक गैप आ रहा है और वो संवाद नहीं होता, इसी वजह से लोग खिसक के रवाना हो जाते? कोई तो ऐसी वजह है कि पार्टियों में अंदर खाने में कुछ न कुछ गड़बड़ है, जो उनका भरोसा टूट जाता है, कोई भी मंडी में उनकी बोली लगा देता है। देखिए योगेंद्र जी, ये तो टोटल मिला करके मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने आप में नियंत्रित रखा, पूरे सबको अनुशासित रखा करता था, वो धीरे धीरे रिलैक्स होता चला गया और एक तरीके से बिखर गया है। पहले कलेक्टिव होता था, बाकायदा एक अपना संविधान, जिस तरीके से पार्टी का संविधान होता है उसके मुताबिक काम होता था। अब संविधान नहीं रहे, अब तो व्यक्तिमुखी हो गया सारा सिलसिला, कि जिसकी चांदी चल रही है, जिसका चेहरा चल रहा है, उसको लेकर के ही फिर सारी पार्टी उसी तरीके की बात करती है। किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई भी पार्टी हो, कि जो स्थापित नेता है उनके खिलाफ कुछ कह दिया जाए या कर दिया जाए, उनसे कहा जाए कि हम ये कह के आए थे और हम वो कर नहीं रहे हैं, आप हमारी सुन नहीं रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, इस तरह का सिलसिला भी नहीं बना। जनता भी वोट देने के बाद में बस इंतजार करती है 5 साल बाद का, और उस वक्त देख करके अपना सिलसिला करती है। लगातार जागरूक रह करके और अपनी बात कहना या सुनना या जवाब तलब करना, वो उसका सिलसिला नहीं रहा। रिकॉल जैसा सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं। तो ये जैसे सवाल है जिनपे देश के जागरूक लोगों को, साथ साथ में दलों से तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि यही सब तो कर रहे हैं, दलों के नेता ही तो सब कुछ कर रहे हैं। इनसे अपेक्षा करें कि ये सब दुरुस्त कर दें, कोई भी एक नैतिकता भरी आवाज ही नहीं आ रही है कहीं से भी। सब अपने इंटरेस्ट की बात बोलते हैं, सब अपनी कुर्सियां बचा के रखना चाहते हैं, और उनको लेकर के आप उनसे अपेक्षा करें कि वो सब कुछ बदलाव की बात करेंगे, मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, ये तो पीपुल ही कर सकता है, लोग ही कर सकते हैं। ऐसे स्वयंसेवी ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकते हैं जो आगे आकर इस मॉरलिटी के लिए बोले। ये जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमें भुगतना पड़ेगा, ये लगता है मुझे तो। और जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे की जो हालत हो रही है, जाकर के उनको अपना वो छोड़ करके वहां जाना पड़ रहा है, तो बड़ा रुतबा था कि साहब बाला साहब ठाकरे के आवाज के बगैर कुछ होता नहीं है। वहीं ये सब चीजें पैदा हो गई। जिस आदमी को सब कुछ विश्वास के साथ करता रहा, जिसको नंबर 2 मानते रहे, वही आदमी डिवीजन करके और आसाम और गुवाहाटी कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये विचार का विषय है। तो निश्चित रूप से लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, आता हूं आपके पास में वापस में। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या वास्तव में अगर महाराष्ट्र की जो बात है उसी को हम देख लेते हैं, और दूसरी बातें बगावत होती है, तो कोई ना उसकी जड़ में चीज जरूर होती है। लालच हो सकता है, या आपका इंटरनल जो सिस्टम है, जिसे हम एक अंदरूनी लोकतंत्र कहते हैं, संवाद का सिलसिला है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैप जो है वो नागवार गुजरता है और वो 1 होता है, 2 होते हैं, 5 होते हैं, और वो फिर एक बड़ा कुनबा तैयार हो जाता है संतुष्टों का? ऐसा तो नहीं है? योगेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में लालच वगैरह तो सारी चीजें हैं जो दूसरी दिखाया जा रहा है। लालच है हमारे साथ जुड़ जाओ, इसमें सिर्फ एक ही नारा है उनका कि हमें सरकार बनानी है शिवसेना की हिंदू पार्टी के साथ, हम हिंदूवादी हैं, हिंदू के साथ बनानी, पहला कारण। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण अब परिलक्षित हो रहा है, जिस तरह का उनके पास सपोर्ट है, वो जैसा ओम जी भाई साहब ने भी कहा कि जो बाला साहब ठाकरे का जो प्रभुत्व था और उनके बच्चों में जो वो प्रभुत्व था वो कम हो रहा है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, परिवारवाद को। और यही की ये स्थिति किसी दिन कांग्रेस में आएगी,
जो लोग अब तक कांग्रेस छोड़ के गए हैं वो परिवारवाद से नाराज होकर के गए हैं। इंडिविजुअली जो मध्य प्रदेश में गए वो इसीलिए कि उनको नहीं सुना जाता था। तो ये परिवारवाद जो या वंशवाद कह लो, कुछ भी कह लो, उसका एंड होगा किसी ना किसी दिन, कांग्रेस में भी होगा। तो ये सब मिले जुले हैं, पर जो लाभ उठा रहा है, जो इसको प्रेरित कर रहा है, जो इंस्टिगेट कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। आदमी तभी घर से भाग के जाता है। अभी एक बहुत अच्छा सा स्लोगन चल रहा था कि एमएलए को अगवा किया, अगली लाइन थी अगवा नहीं किया भगवा किया। तो जब तक ये कंसेप्ट रहेगा तब तक आप क्या कर लेंगे। और दूसरा जो है, जैसे एक और छोटी सी बात करना था, जैसे कि अग्निपथ निकाला है ना, ऐसे ही राजनीति में अग्निपथ निकालना चाहिए। भैया 4 साल के लिए ट्रेनिंग करो, उसके बाद आपको देखेंगे, आपको रखना है धक्के मारने, उसके बाद हम आपको राजनीति भी बनाएंगे। ये सारे एक्सपेरिमेंट पब्लिक के साथ होते हैं, राजनीति में नहीं होते। क्योंकि जिसको जो रूलर है वो राजा है, राजा कुछ भी करता है। राजा और रानी को तो कौन डिस्टर्ब कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये सब मतलब कैलकुलेटेड मूव है जो दिल्ली से नियंत्रित हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो तय है कि राजनीतिक दलों को कुछ घटनाक्रमों से नजीर लेनी चाहिए या सबक लेना चाहिए कि वास्तव में हम हमारों के साथ में, अपनों के साथ में जरूर डायलॉग रखें। क्योंकि ये सुर इस तरह के आते हैं कि कोई किसी पे आरोप लगा देता है, फिर ये कहा जाता है कि साहब कुछ सुनवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो आग कहीं हल्की धुआं दिखाई देती है, सुलगती है, वो प्रचंड रूप धारण करे उससे पहले समझना चाहिए कि धुआं कहां से निकल रहा है। और अगर महाराष्ट्र के सिलसिले में अगर हम बात करें, एक ये एजेंडे का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अपना मकसद ये नहीं है कि केवल महाराष्ट्र को फोकस रखें। उद्धव ठाकरे को यह तक पता नहीं लग पा रहा, उनका अपना इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि मेरे लोग कहाँ जा रहे हैं, पता ही नहीं लग पा रहा। मीडिया को पता चल गया, कनेक्टिविटी नहीं है उनकी वही मैं कह रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक गैप जो हो रहा है, ये बड़ा घातक और खतरनाक साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में तो यही था ना, पहले तो सुबह सुबह बुला करके शपथ दिला दी 5 बजे, सबसे पहले जब गवर्नमेंट बनी। फिर उसके बाद में ये सरकार बन गई। जिस दिन ये बनी उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हो गया दूसरी तरफ से कि भाई इसको किसी ना किसी दिन पटरी पे लाना है, वो पटरी पे ले आए आप। नहीं, इस पे एक बात जो बहुत जरूरी है वो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हमें हमारे नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं। नागरिक अधिकार इस माने में छीने जा रहे हैं कि ऐसा ये सियासत का गेम इतना महंगा हो गया कि जो भी अच्छी बात सोचते हैं या ठीक से कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लोगों के लिए हित की बात कर सकते हैं, वो तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। उनके पास में ना पैसे उस तरीके से खर्च करने को कहीं से आ सकते हैं ना कोई और। तो कोई है इंटेलेक्चुअल वर्क खत्म हो गया ना, सारा इंटेलेक्चुअल वर्क खत्म हो गया। देखिए वो उस पे कितना आक्रमण हुआ है। हमने 2014 के बाद में उस पर तो जम के आक्रमण हुआ है। उसको किस तरीके, हाँ, तो उसका नतीजा हम जमीन से जुड़े लोगों की हो गई अब, या नहीं जमीन से जुड़े लोगों की हो गई। मैं प्रमोद वशिष्ठ साहब के पास में जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, एक बात ये निकल करके आ रही है कि चलिए हम दूसरी पार्टियों को दोष दें, कोई किसी पे कुछ भी कहे, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो पार्टी, जो सरकार अगर अस्थिर होती है तो उसको खुद को भी, उसकी लीडरशिप को देखना चाहिए कि मेरे में कमी कहाँ रह गई, खामी कहाँ रह गई है। अब ये बात निकल के आ रही है जो एमएलए की महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखिए, दूसरी जगह के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें कोई पूछता नहीं है, हम भी जनप्रतिनिधि बने, हमारी अपनी जवाबदेही है, हमें जनता के बीच जाना है। तो क्या वास्तव में ये जो गैप होता जा रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, क्या मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं किससे मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, क्यों मिलना है? भाई आपकी प्रायोरिटी ठीक है कि आपको प्रदेश का डेवलपमेंट करना है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो 2.5 से 3 लाख लोगों के वोट लेकर के वो एमएलए बनकर के आया, जिसके दम पर आप मुख्यमंत्री बने, तो उसका भी अपना कोई वजूद है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और वो एक पीड़ा या कुंठा जो होती है वो धीरे धीरे होती है कि 3 लोगों से बात होती है, वो कुनबा बनता चला जाता है, जिसे हम कहें कि एक फिर ऐसा फोड़ा बनता है कि एक रोज फटना ही है उसको। तो इस गैप पे ध्यान देना चाहिए राजनीतिक दलों को कि मुख्यमंत्री अकेला नहीं, जो जिनके भरोसे आपका संख्या बल काउंट किया है वो भी एक आदमी, उसका भी वजूद एक मुख्यमंत्री की तरह है। ठीक है, आपने मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली है, लेकिन विधानसभा के पटल पर जो शपथ आपकी हुई है वही उस सदस्य की भी हुई है। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही बात कही। जो वन मैन शो की जो नीति आ रही है केंद्र से लेके राज्यों तक कि कोई प्रधानमंत्री बन गया तो बस एक ही चलेगी, या कोई मुख्यमंत्री बन गया तो एक ही, या उसके 1-2 और हो जाएंगे कोई,
जब तक चुने हुए प्रतिनिधि को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, उसकी आवाज को नहीं सुना जाएगा, तब तक उसके मन में कुंठा आती रहेगी कि भाई मैं चुना हुआ हूँ, मुझे जनता ने है, मंत्री बनाया है, शपथ दिलाई है संविधान की, फिर मेरी बात को क्यों नहीं सुना जाना। आपने आप चांदना जी की वो की कि मेरा तो इस्तीफा ले लो। आज इसके पीछे राजनीति की नहीं, इस मामले में अफसरशाही भी बड़ी हावी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इनको अफसर भी बड़े गुमराह करते हैं कि। और आपको मैं एक बड़ी वो बताऊं कि जितने मंत्री होते हैं इनके एक सीआईडी चीफ जो होता है स्टेट का, तो इनके बाद इनके साथ में सीआईडी के 2-4 आदमी ऐसे लगा दिए जाते हैं, तो वो मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री इनको रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे एक दो मित्र मंत्री हैं, तो मैं एक बार बात करने लगा तो उन्होंने इस बात को जाहिर किया, 1 मिनट चुप हो जाओ, चमचा रहा है। तो मैंने क्यों हुआ, ऐसे ऐसे, फिर उन्होंने मुझे बताया था, मंत्री रहते हुए, उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से, अब शरद पवार जी ने बोलो कहा उद्धव ठाकरे को, इतने ज्यादा विधायक महाराष्ट्र से बाहर कैसे चले गए, बॉम्बे से बाहर कैसे चले गए, इसका किसी को पता ही नहीं लगा कि सारे विधायक बाहर चले गए इतने। तो इसमें तो देखो यहाँ भी आपने जो है ना, यहाँ भी आइडियोलॉजी का टकराव है। अब शिवसेना जो है इसको आपको मानना पड़ेगा कि देखो कांग्रेस से गठबंधन तो बेमेल है। क्या कांग्रेस की शिवसेना की विचारधारा बाला साहब ठाकरे के जमाने में एक रही थी? तो मंदिर हिंदू धर्म उस पर चलने वाले एक नाथ शिंदे का क्या कहना है? एक नाथ शिंदे ये तो कह रहा है कि हम तो हिंदुत्व की उस पर, बाला साहब की उस पर चल रहे, और जो विधायक है वो इसी साथ है। तो ये जो फिर उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने बोला जो, तो जब तक सुनवाई को नहीं करा जाएगा, मंत्री को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे कि भाई वो कर सकते हैं। अगर एक ट्रांसफर चपड़ासी का भी करना है कई राज्यों में, तो हरियाणा जैसे राज्यों में अगर एक 4th क्लास का ट्रांसफर भी करना है तो सीएम उसमें ओएसडी के पास फाइल जाएगी, लास्ट में वहां से होगा, भला ही मंत्री डिजायर कर दी। तो ये जो कुंठा पैदा होती है, विरोध होता है, बस धीरे धीरे ये ज्वाला का रूप ले लेती है। बिल्कुल। चलिए मैं प्रमोद जी की बात में एक मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि ये कहना है कि साहब आज ये कह रहे हैं कि अनंत शिवसेना के सारे एमएलए जो गए हैं कि साहब हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं और हमें उसके साथ काम करना है। तो जब सरकार बना रहे थे कांग्रेस के साथ मिलकर के, तब क्या सो रहे थे? तब कहाँ गई थी आइडियोलॉजी? तब तो ये लग रही थी कि इसी तरह से सत्ता में आ जाओ, सत्ता में घुस जाओ। तो वो क्यों कर रहे हो? तब आपकी आइडियोलॉजी कहाँ गई? तब आपके विचारधारा कहाँ गई? तब दूसरे लोग कहाँ चले गए? तब नहीं दिख रहा था कि ये कांग्रेस है। तब तो हमें तो कुर्सी चाहिए। आज वो 30-40 लोगों के पास मंत्री पद नहीं होगा, बाकी कोई पास तो है। ऐसे दौर में एक मुझे ध्यान है, ये अपॉर्चुनिज्म है, किसी पेपर में प्योरली अपॉर्चुनिज्म है और कुछ नहीं। मैं पेपर में पढ़ रहा था कि आप अचानक आपको ये जागृति क्यों मिली है कि साहब मुझे ये करना चाहिए, और अचानक भगवान रात को प्रकट हुए और मुझे दिखाई दिए और कहा कि नहीं, तू जो अब तक डिसीजन किया वो गलत है, इसको छोड़ दे। कब इस रास्ते पर भगवान भी तेरे को जो है 2024 में राम मंदिर में जाना है। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा अतिथियों को। चले, तो वरिष्ठ पत्रकार उनकी अपनी एक ओपिनियन है कि वास्तव में क्या होना चाहिए। एक चिंता का विषय है कि चुनी सरकारों को, अगर वास्तव में उद्धव ठाकरे की सरकार जाती है तो दूसरे राज्यों के लिए भी एक सोचने और समझने का विषय है कि ऐसा क्या हो जाता है कि एक एक करके विधायक खिसक जाते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि एक रूट पे जब गाड़ी बन जाते हैं तो फिर वो किसी के लिए भी घातक हो सकता है। बीच में गैप रहा, पहले झारखंड वगैरह में इस तरह की स्थितियां बनती थी, फिर एक गैप आया, और बड़ी दुख की बात है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, कोई बात होती है तो बाड़ेबंदी आपको जाना है। लेकिन वास्तव में डायलॉग रहना चाहिए, और चाहे आप जिस भी पद पे बैठे हुए हैं, अगर आपके विधायकों से या आपके पार्लियामेंट मेंबर से अगर आपका डायलॉग ही नहीं है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खामी है, इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। चले, बहुत बहुत सरकारें बची हैं, 2 ही सरकारें बची हैं संशोधन के लिए, एक तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।